नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, दुनिया के अधिकांश देश कहते हैं, लेकिन इस्राइल और इटली जैसे देश का कहना है फिलिस्तीन कोई देश ही नहीं है। दुनिया जनमत के आधार पर नहीं, ताकत के आधार पर बंट गई है और चीजें तय हो रही हैं। Canada recognizes the state of Palestine. The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. इस समय चीन से लेकर फ्रांस की निंदा के बाद भी इस्राइल केवल अमेरिका के दम पर गजा में नरसंहार मचा रहा है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा से पहले जिस तरह से कई देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, क्या वह इस्राइल को अलग थलग करता है या मान्यता देने वाले यूरोप के ये देश अपनी जनता के बीच अलग थलग पड़ जाने से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिन देशों में फिलिस्तीन के लिए इस्राइल के खिलाफ प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई, प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती की, उन देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का काम शुरू कर दिया। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अंदोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मेक्सिको, स्पेन, माल्टा और मोनाको जैसे देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इन देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने घोषणा पत्रों की कॉपी ट्वीट की है, अपना बयान सोशल मीडिया पर डाला है। लग रहा है जैसे कोई परमिट दिखा रहे हैं, लेकिन दुनिया जानना चाहती है कि इसके बाद ये देश क्या करेंगे, क्या कुछ कर भी पाएंगे? फिलिस्तीन की रक्षा के लिए सेना भेज देंगे, हथियारों की सप्लाई करेंगे या क्या कर लेंगे? इतना तो दिख रहा है कि इस्राइल अलग थलग पड़ रहा है, उसके खिलाफ आवाजें मुखर हो रही हैं, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि इस्राइल पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। जो देश अमेरिका के आगे स्वतंत्र नजर नहीं आते, उसकी कृपा पर नजर आते हैं, वही देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे रहे हैं। तो उसे हम किस हद तक बदलाव की घटना के रूप में देख सकते हैं? क्या इनकी अपनी मान्यता बची है, जो इनकी मान्यता से इस्राइल पर फर्क पड़ जाएगा? In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace, to try to rebuild their lives free from violence and suffering. That's what the British people desperately want to see. Meanwhile, the man-made humanitarian crisis in Gaza reaches new depths. The Israeli government's relentless and increasing bombardment of Gaza, the offensive of recent weeks, the starvation and devastation are utterly intolerable. Tens of thousands have been killed, including thousands as they tried to collect food and water. This death and destruction horrifies all of us. It must end. ब्रिटेन ने पहली बार फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने इस्राइल को चेतावनी दी कि हमारे इस फैसले के विरोध में वो वेस्ट बैंक के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश ना करे। अगस्त महीने में जब खबरें आई कि फ्रांस और अन्य देश फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं, नेतन्याहू ने पूर्वी जेरूसलम में कब्जा बढ़ाने का प्लान शुरू कर दिया। 3400 घर बनाकर पूर्वी जेरूसलम को वेस्ट बैंक से अलग करने का इस्राइल का पुराना इरादा रहा है। अगर इस तरह से वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम को अलग कर दिया गया तो टू स्टेट सॉल्यूशन के तहत किसी प्रकार की बातचीत की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो जो देश आज फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, उनकी मान्यता का क्या मतलब है, इसकी जांच होनी चाहिए। 26 देशों ने नेतन्याहू के इस फैसले की निंदा की और मांग की कि इस फैसले को फौरन वापस लें, लेकिन नेतन्याहू पीछे नहीं हटे। क्या संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के बाद उन पर कोई दबाव बनाया जा सकेगा
दुनिया कुछ ऐसा होता हुआ देखेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है, हमास के खिलाफ इसराइल ने जो सुरक्षा नीति अपनाई है वो फेल हो चुकी है। इसराइल ने हमास के सभी बड़े नेताओं को मार डाला। यह सफलता हो सकती है, लेकिन युद्ध शुरू होने पर हमास की संख्या जितनी थी आज भी उतनी ही है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि अगर आप हमास को खत्म करना चाहते हैं तो इसका जवाब युद्ध नहीं, यह सिर्फ इसराइल की विश्वसनीयता खत्म कर रहा है, मैक्रों कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैक्रों से लेकर एल्बनीज या स्टारमर संपादकीय लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, अपना टाइम काट रहे हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है कि यूरोपीय देशों ने मान्यता देकर पल्ला झाड़ लिया हो कि हमसे इतना ही हो सकता था और कर दिया। फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी थी, अब मान्यता भी दे चुके हैं। इसके आगे का रोड मैप विश्वास पैदा नहीं कर रहा, बल्कि रोड मैप नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसी समय में इटली यूरोप के ताकतवर देशों से अलग रास्ता ले रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जा मेलोनी ने कहा है कि जो चीज है ही नहीं उसे कागज पर मान्यता देंगे तो ऐसा प्रतीत होगा हमने उस समस्या को सुलझा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। तो इटली फिलिस्तीन के अस्तित्व को नहीं मान रहा। इसके विरोध में इटली की कई यूनियनें 22 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल पर चली गईं। 24 घंटे की इस हड़ताल को सफल बताया जा रहा है। स्कूल बंद रहे, समुद्री पोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और सड़कों को बंद कर दिया गया। जब तक अमेरिका इसराइल के साथ है, साथ ही नहीं, अमेरिका और इसराइल में फर्क करना बहुत मुश्किल है, तब तक बाकी देशों की क्या हैसियत है। इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोई परवाह नहीं। वह ना तो नैतिक दबाव में है, ना उसे अपराध बोध है। विदेश सचिव मार्को रूबियो ने तो साफ साफ कह दिया, कोई फिलिस्तीनी देश नहीं है, केवल समय ही बताएगा कि क्या होगा। इसराइल के साथ समझौता किस तरह का होता है, अभी तो समझौता असंभव लग रहा है। केवल ट्रंप ही इसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका का साफ साफ कहना कि कोई भी फिलिस्तीनी स्टेट नहीं है, इसराइल की भाषा को ही दोहराना है। जैसे ही तमाम देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देना शुरू किया, उसी वक्त नेतन्याहू ने जवाब भी दे दिया कि फिलिस्तीन की स्थापना का सपना भूल जाइए। फिलिस्तीन की बात करने का मतलब ही है इसराइल के अस्तित्व को चुनौती देना। यह कहना है नेतन्याहू का। उनके हिसाब से फिलिस्तीन होगा तो इसराइल का वजूद नहीं बचेगा, और ये कभी नहीं होने देंगे। उल्टा नेतन्याहू ने मान्यता देने वाले देशों को आतंक का साथ देने वाला बता दिया है। יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו. साफ साफ नेतन्याहू ने धमका दिया है। यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर जहां भी इसराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है उससे लड़ेंगे। नेतन्याहू को लगता है वह कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कही है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर से लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को पत्र लिखा है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देकर आपने अमेरिका की नीतियों का विरोध किया है। इसके बदले आपके खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. मान्यता देने का बयान आ गया, तो अब आगे क्या होगा?
इसराइल और अमेरिका दोनों पर फर्क नहीं पड़ा। तो अब यूरोप के देश क्या करेंगे? पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने बहुमत से प्रस्ताव पास किया कि इसराइल 1 साल के भीतर फिलिस्तीन का इलाका खाली कर दे। 14 देश इस प्रस्ताव के खिलाफ थे, 43 देशों ने वोट नहीं किया, लेकिन 124 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद भी इसराइल ने फिलिस्तीन खाली नहीं किया। 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान्यता देते हुए प्रस्ताव पास किया, जिसे 142 देशों ने समर्थन दिया, 10 देशों ने विरोध किया और 12 ने वोट नहीं दिया। 2 साल से नेतन्याहू दावा कर रहे हैं उनका देश गजा और हमास के कारण असुरक्षित है। गजा और वेस्ट बैंक में हमलों के अलावा इसराइल ने लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान, कतर पर भी हमला किया है। दुनिया के देशों को खुली धमकी दे रहे हैं, अगर उन्होंने आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इसराइल यह काम करेगा। फिर भी आज दुनिया के देश गजा के साथ नैतिक रूप से खड़े नजर आ रहे हैं, कागजी रूप से भी कह सकते हैं। एक अकेले अमेरिका के दम पर इसराइल का हमला जारी है। उसी की शह पर वो ब्रिटेन से लेकर फ्रांस और कनाडा द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने पर कहता है ये देश आतंकवाद के पक्ष में खड़े हैं। तो क्या हम मान लें कि अब वह नेशन स्टेट खत्म हो चुका है जो कभी कभी नैतिकता का दिखावा करता था, मानवता का रक्षक बताया करता था? अब तो दिखावा भी नहीं है। नेशन स्टेट ने गजा में नरसंहार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भर दिखाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा वे फिलिस्तीन को उसका अधिकार दिलाएंगे। बता दीजिए कैसे? केवल बयान देने से अधिकार तो नहीं मिल जाएगा। A two-state solution is humanity's best hope to break the cycle of violence in the Middle East and to bring an end to the conflict, suffering and starvation in Gaza. The international community's vision for a just and lasting peace in the Middle East always encompassed 2 states living side by side with internationally recognised borders, a state of Israel and a state of Palestine, with security for the people of both nations. EU की अध्यक्ष अर्सला वॉन डर लेयन ने ट्वीट किया है कि यूरोप के देश एक फिलिस्तीनी डोनर ग्रुप की स्थापना करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर फिलिस्तीन को बचाएंगे। लिखा है इन्होंने कि भविष्य में जो भी फिलिस्तीनी राज्य होगा वो आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। EU एक पूरी व्यवस्था बनाने जा रही है जो गजा के फिर से निर्माण की निगरानी करेगा। गजा का फिर से निर्माण किया जाएगा। क्या वाकई ये देश गजा को लेकर इतने गंभीर हैं या उनके बयानों तक में ही सारी गंभीरता दिख रही है? पिछले 2 साल में इन देशों के बयानों और उसके असर का रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है कि जिससे हमें चेतावनी मिल रही है कि इन पर भरोसा करने से पहले और रुकना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह सब भी खाना पूर्ति साबित हो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में घोषणा की कि फ्रांस फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देता है, तो देर तक तालियां बजती रही। जबकि मैक्रों ने ही ट्वीट किया है कि आज संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में 193 सदस्य हैं, लेकिन हम सभी बटे हैं। हम मिलकर दुनिया में बड़े टकरावों को नहीं रोक पा रहे। आम सभा में कतर ने इसराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का भाषण भी नेतन्याहू के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि इसराइल शांति स्थापित नहीं करना चाहता और ग्रेटर इसराइल की बात करता है जो उसके पड़ोसियों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। इसी हॉल में जब पिछले वर्ष नेतन्याहू भाषण देने आए तब कई प्रतिनिधि उठकर चले गए। मौजूदा सत्र में उनका भाषण 27 सितंबर को होने वाला है। उनसे एक दिन पहले 26 सितंबर को फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास डिजिटल माध्यम से संबोधन करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने फिलिस्तीनी अधिकारियों को न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा नहीं दिया। ये हालत है युद्ध विराम और बातचीत की वकालत करने वाले अमेरिका की। इससे ज्यादा हिम्मत तो उन देशों ने दिखाई जिनकी अर्थव्यवस्था और सैन्य बल अमेरिका के आसपास भी नहीं। स्लोवेनिया की राष्ट्रपति ने आम सभा के अभिभाषण में साफ साफ कहा कि ना तो यह दुनिया हिटलर के होलोकॉस्ट को रोक पाई, ना ही रवांडा के नरसंहार को। अगर हम इतिहास में सही पक्ष के साथ खड़े दिखना चाहते हैं
तो गजा के नरसंहार को रोकना होगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। Let me end on a personal note. For the sake of future generations, to fulfill our responsibility as human beings, to ensure that we are on the right side of the history, we should do the right thing. We did not stop the Holocaust. We did not stop the genocide in Rwanda. We did not stop the genocide in Srebrenica. We must stop the genocide in Gaza. There are no excuses anymore. None. Ladies and gentlemen, thank you very much. 2024 में जब आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी, तब इसराइल ने इन देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। क्या नेतन्याहू फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा से अपने राजदूत वापस बुला लेंगे? मान्यता तो भारत ने भी दी है। 1988 में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने मान्यता दी है। कांग्रेस पार्टी लगातार फिलिस्तीन के हक में बोल रही है। सोनिया गांधी ने बकायदा लेख लिखा है। कांग्रेस मांग करती रही कि मोदी सरकार गजा में जारी नरसंहार को रोकने के लिए मुखरता से प्रयास नहीं कर रही है, उसे प्रयास करना चाहिए। प्रियंका गांधी लगातार फिलिस्तीन को लेकर ट्वीट करती रही हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत उन चंद देशों में था जिसने सबसे पहले फिलिस्तीन को मान्यता दी। हमने दुनिया को दिखाया कि जो सही है, मानवता के जो मूल्य हैं, उनके साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। 37 साल पहले जो भारत कर चुका था, वो अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने किया है। आज भारत पिछले 20 महीनों से जिन नीतियों पर चल रहा है, वह शर्मनाक है। हमने जो पहले साहस दिखाया, अब उसका पतन दिख रहा है। जिन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, उन्होंने फिलिस्तीन के संघर्ष को देखते हुए मान्यता नहीं दी। उस संघर्ष को कभी मान्यता नहीं दी कि वहां एक अलग राज्य होना चाहिए। इसे भी नोट कीजिएगा। जब गजा में नरसंहार उनकी अपनी नैतिकता के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है, तब वे इसराइल के कारण फिलिस्तीन को मान्यता देने की नौटंकी कर रहे हैं। अलग अलग देशों में इंटरनेशनल जनता बार बार सड़कों पर उतरकर गजा में नरसंहार रोकने की मांग करती रही है, लेकिन जन दबाव से सरकारों का चरित्र नहीं बदल रहा, ना अब दिल पिघल रहा है। एक आम दर्शक के रूप में आप इन घटनाओं को कैसे देखेंगे? कुछ तो देखने के लिए भी हो। दिख यही रहा है कि गजा में नरसंहार चल रहा है और यहां फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी जा रही है। उसका अस्तित्व मिटाया जा रहा है, मिटाया जा चुका है। निंदा के बाद भी इसराइल को रोका नहीं जा सका है, लेकिन मान्यता दी जा रही है। यह संदेश बाकी दुनिया की जनता के लिए भी है कि उनका भी हाल वक्त आने पर इसी तरह कर दिया जाएगा। जनता भी घेर ली जाएगी और बाकी देश निंदा करेंगे या मान्यता देंगे या तमाशा देखेंगे। एक बात ठीक से समझ लीजिए, आज की तारीख में किसी भी देश की विदेश नीति, विदेश मंत्रालय की हैसियत पशुपालन मंत्रालय से ज्यादा नहीं है। इन्हें भारी भरकम समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये खुद की नजर में हल्के फुल्के हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय का एक ही लाभ है कि विदेश मंत्री बनने पर कई देशों में घूमने का मौका मिलता है। हर 2 महीने पर कहीं ना कहीं सम्मेलन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक हिंसा और युद्ध की निंदा करते हैं, लेकिन युद्ध जारी रहता है। कहीं भी इनके हस्तक्षेप से शांति नहीं आई है। ऐसा लगता है कि पूरा ग्लोबल तंत्र किसी रहस्यमयी तंत्र के कब्जे में आ चुका है, जहां अब किसी देश का प्रधानमंत्री होना, राष्ट्रपति होना, विदेश मंत्री होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उम्मीद की यही एक किरण बची है कि जनता पूरी तरह से इस तंत्र की गुलाम नहीं हुई है। वह गजा में नरसंहार को गलत मानती है और सड़कों पर उतरकर विरोध करती है। जितनी कोशिशें हो रही हैं जनता को कमजोर करने की, जनता उतनी ही मजबूत होकर उभर रही है। कम से कम कोशिश कर रही है। जनता का ही दबाव है कि कई देशों की जुबान रातों रात बदली है। जुबान बदली है, क्या पता किसी दिन ईमान भी बदल जाए। इसी उम्मीद में यह वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।